back to my channel. Today I would discuss the uncovered part of my previous video, that is part 2nd and part 3rd of the speaking module. So let's begin with the part 2. So the duration of the part 2 is approx 3 to 4 minutes, from which 1 to 2 minutes is given to you for preparation, and the rest of the 2 minutes, you have to speak. So this is the bifurcation of time in part 2. Cue card में basically the time which is given here for your preparation. What you have to do here is you have to make notes. ये टाइम जो मिलता है आपको, ये आपको प्रिपरेशन के लिए मिलता है, सो दैट यू कैन गो थ्रू द क्यू कार्ड. बेसिकली एक क्यू कार्ड में आपको एक स्टेटमेंट होती है. सपोज देयर इज अ स्टेटमेंट, डिस्क्राइब अ गार्डन यू विजिटेड. सो दिस इज अ स्टेटमेंट और इसके नीचे 4 बुलेट पॉइंट्स होते हैं, मीन्स 4 क्लूज गिवन होते हैं आप लोगों को. Suppose first clue है where it is. The second clue could be like how it looked. The third clue could be what you did there. And the fourth clue could be why you liked it. So the cue card in speaking module looks something like this. So एक statement है, these are the 4 bullet points with the help of which you can cover these 4 clues in your cue card. So ये question, ये आपकी statement है और ये नीचे आपको 4 bullet points हैं, clues given है जिनको आप cover कर सकते हो अपने cue card में. Now, before initializing your cue card, you have to consider 3 things in your mind. The very first thing is you have to decide the topic of the cue card. It means whenever you are given a cue card, you have to decide first of all what is the topic, means what you have to speak on that. Then you have to decide the tense of the cue card. बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं टेंस में, बिकॉज वो जब पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि बस वही उसका टेंस है एंड दे हैव टू स्पीक इन दैट टेंस ओनली. बट दिस इज़ अ मिसकंसेप्शन, डोंट गो लाइक दैट. बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि जो आपको टेंस फर्स्ट स्टेटमेंट में गिवन होता है, जैसे यहाँ पे सिंपल पास्ट में आपका क्यू कार्ड है, हो सकता है कि आपके जो बुलेट पॉइंट्स हैं उनके टेंसेस का ऑर्डर कुछ और हो. Whether it could be in present, it could be in past, or it could be in future also. ठीक है. सो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि do you want to visit it again. सो ये जो क्वेश्चन है इसको आप फ्यूचर में ही करोगे. सो सिमिलरली what I want to say is you just look the tenses of the cue card, not from here. Consider the tenses of these bullet points. हमेशा क्वेश्चंस के टेंसेस को ध्यान में देना. पूरे सेंटेंस जो ऊपर आपकी स्टेटमेंट मेंशन है, कभी भी उसके बेसिस पे अपने टेंस को डिसाइड मत करना. सो आफ्टर डिसाइडिंग द टेंस ऑफ द क्यू कार्ड, यू हैव टू मेक बिगनिंग लाइन्स. नाउ व्हाट आर द बिगनिंग लाइन्स? बिगनिंग लाइन्स आर जस्ट टू स्टार्ट योर टॉक, टू स्टार्ट योर क्यू कार्ड यू हैव टू स्पीक समथिंग. बिगनिंग लाइन्स आप कैसे बना? बिगनिंग लाइन शुड नॉट बी मोर देन 1 to 2 sentences. इट शुड बी इन one sentence or 2 sentences, नॉट मोर देन दैट. अब बिगनिंग लाइन्स आप कैसे बना सकते हो? सी बिगनिंग लाइन्स जैसे आप स्टेटमेंट पढ़ते हो उसमें जो भी आपको पॉइंट मेजर हाईलाइट नज़र आ रहा है, सपोज हेयर इन दिस क्यू कार्ड द वर्ड गार्डन इज हाईलाइटेड. So you can talk something about garden, the importance of garden, like I have many gardens in my city, or whatever you want to speak. It could be a general sentence only, like garden is a place where people like to go and to relax themselves. Garden provide an opportunity to the people to become fit as a fiddle. So it could be anything, but it is must. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बिगनिंग लाइन्स को स्किप करते हैं, बट इट इज़ मस्ट टू स्पीक इन योर क्यू कार्ड. बिगनिंग लाइन्स एक इम्प्रेसिव स्टार्ट होता है आपके क्यू कार्ड का, सो इसको स्किप मत किया करो. ट्राई टू स्पीक 1 to 2 बिगनिंग लाइन्स एट लीस्ट. देन यू हैव टू से दैट सो हेयर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट. अब उसके बाद आप
क्यू कार्ड को रिफ्रेश कर सकते हो और जिस तरीके से भी इफ़ यू वांट से एनीथिंग तो आप बोल सकते हो, बट मेजर जो सपोर्ट है वो यही जाती है कि सो हेयर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मीन्स मैं अब इस क्यू कार्ड के बारे में बोलने जा रही हूँ, ठीक है। सो दिस वॉज द सेकेंड थिंग विच यू नीड टू कंसिडर वाइल प्रिपेयरिंग योर क्यू कार्ड। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, नोट्स। ये जो पॉइंट है बहुत बच्चे इसको स्किप कर देते हैं बिकॉज दे थिंक कि नोट्स आर नॉट क्रूशियल, और उनको ये लगता है कि 1 मिनट के प्रिपरेशन टाइम में दे आर नॉट केपेबल टू मेक नोट्स इन अ वेरी इन अ वेरी स्विफ्ट मैनर। सो बेसिकली देर इज अ फॉर्मेट ऑफ नोट्स मेकिंग। 2 types of notes are there. One is Foursquare method and the second one is spider notes. So these are the 2 types of methods of making notes. Foursquare method is bit easy. I personally prefer to use the Foursquare method because में हम ये we can locate these 4 bullet points over here. So इसीलिए मुझे ये मेथड थोड़ा easy लगता है. Spider notes sometimes confusing हो जाता है because whenever we are speaking, when we have a glance on the spider notes, so sometimes it makes us confusing. हमें बहुत confusing लग सकता है. But this could be easily located. जैसे यहाँ पे वेयर इट इज क्वेश्चन है, अब मेक श्योर दैट कीवर्ड्स इज मस्ट. यू डू नॉट हैव टू, यू आर नॉट सपोज टू राइट full sentences here. Remember, you are only having 1 minute to prepare your cue card. In 1 minute, you are not supposed to write the full sentences. You just have to write some keywords over here, and that too in a very short way. Suppose अब जैसे बहुत बच्चे कहते हैं मैम हमें नोट्स बनाने नहीं आते हैं. So नोट्स बनाने का सिंपल सा लॉजिक यही है कि जस्ट उन चीज़ों को लिखो, जैसे हम एडजेक्टिव्स लिख सकते हैं, हम एडवर्ब्स लिख सकते हैं, जो चीज़ें आपके माइंड से स्किप हो सकती हैं. सपोज दिस इज अ क्यू कार्ड, राइट. अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था वेयर इट इज़. आई कुड ओनली राइट इन अ सिंपल वर्ड. आई कुड राइट द लोकेशन. अब लोकेशन तो मुझे याद रहेगी वाइल स्पीकिंग. आई कैन राइट सम वोकैबुलरी जो मुझे भूल सकती है, लाइक मैं इसको स्पेशियस वर्ड लिख सकती हूँ कि द गार्डन वॉज वेरी स्पेशियस. सो मैं जल्दी जल्दी स्पेशियस लिख सकती हूँ. हाउ इट लुक्ड, यू कुड से इट कुड बी स्क्वायर इन शेप. मैं स्क्वायर इसमें हिंट लिख सकती हूँ. सो नोट्स का पर्पस बस यही है कि वाइल स्पीकिंग वेन एवर यू गेट स्टक ओवर एनी सिचुएशन यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दीज नोट्स वॉट यू हैव मेड. सो ये चीज़ें आपको हेल्प करती हैं, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स थिंक कि नोट्स उनकी हेल्प नहीं करते हैं, बट आप करके देखना, इट इज़ लिटरली वेरी यूजफुल फॉर यू गाइज. ठीक है. सो वॉट यू हैव टू डू, वॉट यू डिड देयर. अब इसमें आप कुछ भी बोल सकते हो कि मैंने क्या किया. आई जस्ट लिसन टू द चैटरिंग ऑफ बर्ड्स, द चर्पिंग ऑफ बर्ड्स. ठीक है. आई प्लेड फुटबॉल एंड ऑल. सो जस्ट शॉर्ट में अपने कीवर्ड्स को लिख सकते हो एंड देन वाइल स्पीकिंग यू कैन टेक असिस्टेंस ऑफ दीज कीवर्ड्स. सो दीज विल लिटरली प्रूव यू फ्रूटफुल. और एग्जामिनर को भी ये चीज़ लगेगी कि यू आर फॉलोइंग द पैटर्न ऑफ क्यू कार्ड. These notes are the part of the cue card. क्योंकि आपको फाइनल में एग्जामिनर एक पेन और पेंसिल, आपको पेंसिल और पेपर देता है. इट मीन्स यू हैव टू राइट समथिंग ओवर देयर ना. वो आपको वापस लेगा वो आपसे पेपर भी, तो इट मीन्स आपको कुछ ना कुछ लिखना चाहिए उसके ऊपर, कुछ ना कुछ. इन द सेंस यू हैव टू मेक नोट्स. सो दिस वॉज द क्यू कार्ड. अब एक और चीज़ आई जस्ट वॉन्ट टू रिवील जो कि बहुत कम बच्चों को पता है, एंड दैट इज क्यू कार्ड की जो टाइप्स हैं. देयर आर टोटल 7 टाइप्स ऑफ क्यू कार्ड्स. 7 टाइप्स ऑफ क्यू कार्ड्स होते हैं. बहुत कम लोगों को पता है ये चीज़. सो वो 7 टाइप ऑफ क्यू कार्ड कौन से हैं? पर्सन, प्लेस, इवेंट, ऑब्जेक्ट, फेवरेट, एक्टिविटी, and the 7th is situation. So these are the type of cue cards which are being asked by the examiner in your final speaking. इन 7 टाइप ऑफ क्यू कार्ड्स के अलावा आपको कोई भी क्यू कार्ड नहीं आ सकता. दीज आर द ओनली टाइप्स. अब इनका
आपको क्या फ़ायदा हो सकता है वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता देती हूँ ये क्यू कार्ड्स होते कैसे हैं। लाइक सबसे पहला क्यू कार्ड था पर्सन के रिलेटेड। सपोज कोई भी क्यू कार्ड जो पर्सन के रिलेटेड हो सकता है, लाइक डिस्क्राइब वन ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड, डिस्क्राइब एन ओल्ड पर्सन यू मेट, डिस्क्राइब अ पर्सन यू एडमायर द मोस्ट। सो दीज ऑल आर द क्यू कार्ड्स विच आर बेस्ड ऑन पर्सन। सेकेंड इज प्लेस। प्लेस के रिलेटेड कोई भी क्यू कार्ड आ गया, डिस्क्राइब अ गार्डन यू विजिटेड, डिस्क्राइब सिटी यू वेंट। सो इस तरीके के कोई भी क्यू कार्ड होते हैं वो होते हैं प्लेस के रिलेटेड। नेक्स्ट क्यू कार्ड था आपका इवेंट के रिलेटेड। इवेंट के रिलेटेड क्यू कार्ड जैसे आपको आ गया डिस्क्राइब अ हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ योर कंट्री, सो वो इवेंट के रिलेटेड है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, किसी प्रोडक्ट के बारे में आ गया, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में आ गया, डिस्क्राइब अ प्रोडक्ट यू बॉट रिसेंटली एंड फेल्ट हैप्पी अबाउट, प्रोडक्ट वाला क्यू कार्ड। नेक्स्ट है फेवरेट, किसी फेवरेटिज्म के ऊपर आ सकता है, डिस्क्राइब वन ऑफ योर फेवरेट डिश। ओके। एक्टिविटी, डिस्क्राइब अ स्पोर्ट दैट यू वुड लाइक टू ट्राई फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, एक्टिविटी के रिलेटेड क्यू कार्ड। एंड द लास्ट वन इज सिचुएशन, जैसे आपको आ गया कि डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू गॉट स्टक इनटू अ ट्रैफिक जैम, सो दिस इज अ सिचुएशन बेस्ड क्यू कार्ड। सो दीज आर द 7 टाइप ऑफ क्यू कार्ड। इसके अलावा आपको कुछ पूछेंगे नहीं पेपर में। सो व्हाट यू गाइज कैन डू इज, आप लोग शॉर्ट में अपनी स्पीकिंग, ये बेसिकली टिप उन बच्चों के लिए हैं जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता एंड द पीपल हु जस्ट वांट टू ऐड लेक्सिकल रिसोर्सेज इन देयर स्पीकिंग। जैसे कुछ स्टूडेंट्स जो बहुत ज़्यादा स्कोर करना चाहते हैं एंड दो स्टूडेंट्स हु वांट टू स्कोर मोर बैंड्स लाइक 7.5 8 बैंड्स एंड दे वांट टू ऐड लेक्सिकल रिसोर्सेज, जो वोकैबुलरी को ज़्यादा ऐड ऑन करना चाहते हैं, वो क्या कर सकते हैं, व्हाट दे कैन डू इज़ दे कैन राइट सम वोकैबुलरी वर्ड्स ऑन दीज 7 टाइप ऑफ क्यू कार्ड्स। वो एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं वोकैबुलरी की इन 7 टाइप ऑफ क्यू कार्ड्स में। जैसे पर्सन के रिलेटेड क्यू कार्ड्स में व्हाट वी कैन चॉक आउट, वी कैन राइट ऑल द क्वालिटीज विच आर देयर इन अ पर्सन। सो किसी भी पर्सन के रिलेटेड अगर हमें क्यू कार्ड आ गया तो हम वही क्वालिटीज़ के जो वोकैबुलरी हमने नोट डाउन करी है, लर्न करी है, वो हम इस क्यू कार्ड में बोल सकते हैं। सिमिलरली प्लेस के रिलेटेड कुछ वर्ड्स जैसे स्पेशियस, at a stone's throw, hustle and bustle, so these all words are related to the place. So किसी भी place के related अगर मुझे कोई क्यू कार्ड आता है तो मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ वहाँ पे। सिमिलरली बाकी सभी क्यू कार्ड्स में भी आप ऐसे ही वोकैबुलरी वर्ड्स चॉक आउट कर सकते हो और उनको अपने स्पीकिंग में ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, सो इस तरीके से ये 7 टाइप ऑफ क्यू कार्ड्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, बिलीव मी। और आई विल ट्राई कि मैं एक ऐसी लिस्ट वोकैबुलरी की डेफिनेटली अपनी वीडियो में ज़रूर अपलोड करूँ। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्यू कार्ड एंड वन लास्ट थिंग विच इज़ अबाउट द पार्ट 2 क्यू कार्ड के बारे में है, दैट इज़ आफ्टर वाइंडिंग अप योर क्यू कार्ड एग्जामिनर विल आस्क यू वन रैप अप क्वेश्चन एट द एंड ऑफ योर क्यू कार्ड। रैप अप क्वेश्चन आपका पार्ट 2 का ही एक पार्ट है, एक सेक्शन है। रैप अप क्वेश्चन सिर्फ 1 या 2 एग्जामिनर पूछते हैं जब आप अपना क्यू कार्ड खत्म करते हो। रैप अप क्वेश्चन का मोटिव है जस्ट टू वाइंड अप योर क्यू कार्ड। दिस क्वेश्चन इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट एंड यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन इन 1 to 2 आइडियाज ओनली। जैसे पिछले वाले क्यू कार्ड में एग्जामिनर पूछ सकता था कि डू यू वॉन्ट टू विजिट दिस गार्डन अगैन, सो यू हैव टू आंसर जस्ट येस आई वुड डेफिनेटली लाइक टू विजिट दिस अगैन। जस्ट सिंपल आइडियाज में और सिंपल सेंटेंसेज में यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन, रैप अप क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन के बारे में भी बहुत कम बच्चों को पता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर पार्ट 2 ऑफ द स्पीकिंग मॉड्यूल। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द पार्ट 3rd। पार्ट 3rd इज कॉल्ड डिस्कशन पार्ट। जिसको हम फॉलोअप्स भी बोलते हैं। Part 3rd lasts for 4 to 5 minutes approx, and it could be extended by the examiner upon his or her wish, but usually जो tenure रहता है that is only for 4 to 5 minutes। अब इस पार्ट में बेसिकली इस पार्ट को हम डिस्कशन पार्ट भी बोलते हैं एंड दिस इज़ बेसिकली अ टू वे डिस्कशन। सो इस पार्ट में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव अ मिसकंसेप्शन दैट दे हैव टू आंसर इन अ वेरी शॉर्ट वे, इन अ वेरी प्रिसाइज मैनर,
बट दिस इज़ ओनली अ मिसकंसेप्शन विच यू शुड रिमूव, बिकॉज इस पार्ट में वॉट एग्जामिनर वॉन्ट इज इन डेप्थ आंसर्स. He or she wants abstract and in-depth answers in part third. It means you have to give lengthy answers in this part. अब इसमें students बहुत short answers करते हैं, but this is a two-way discussion. Two-way discussion means you have to give long answers. एटलीस्ट इस पार्ट में उसको इन डेप्थ नॉलेज ही चाहिए, आपकी तरफ से उसको इन डेप्थ आंसर्स चाहिए हैं. सो दैट इज़ वाई ट्राई टू मेक इट मोर लेंदी, एंड वॉट यू कैन डू इज़ यू कैन गिव एग्जाम्पल्स टू जस्टिफाई योर आंसर्स. सो इन दिस पार्ट, दिस इज़ द ओनली पार्ट वेयर यू कैन गिव एग्जाम्पल्स, एंड द मोटिव ऑफ एग्जाम्पल इज़ टू जस्टिफाई योर आंसर. एंड इन दिस पार्ट बेसिकली ये एग्जाम्पल्स आप इंक्लूड कर सकते हो अपने पार्ट में टू जस्टिफाई योर आंसर. दिस पार्ट इज़ नॉट फॉर पर्सनल क्वेश्चनिंग, ठीक है. मीन्स इन दिस पार्ट ओनली ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस आर आस्क्ड. इसमें आपको कोई भी पर्सनल क्वेश्चंस नहीं पूछता एग्जामिनर. दिस इज़ मोर अबाउट योर ओपिनियन. सो ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है. मतलब कुछ भी पर्सनल क्वेश्चंस नहीं होते हैं, सिर्फ इस पार्ट में ही आप एग्जांपल्स प्रोवाइड कर सकते हो. नाउ द रेंज ऑफ क्वेश्चंस कुड बी 6, 7 और 8. यूजुअली एवरेज यही रहती है, 6, 7 या 8 क्वेश्चन पूछता है इस पार्ट में एग्जामिनर, बट हो सकता है कि ज़्यादा भी पूछ ले, उसकी विषय, ठीक है. बट यूजुअली इसी रेंज में ही रहता है. नाउ द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन विल डिपेंड अपॉन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. सो इसमें कोई पर्टिकुलरली कोई लिमिट नहीं है कि आप इतने आइडियाज़ ही प्रोवाइड कर सकते हो. इसमें जो लेंथ है इट एंटायरली डिपेंड अपॉन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. So you have to you need to consider the demand of the question first in your mind, and then you have to answer. Okay, now जो हमारे फॉलोअप्स होते हैं ना, that too are of 7 types. These 7 types are opinion based questions. Second is compare and contrast. Cause and effect. Past, future, evaluate, और the last type is hypothetical. अब ये भी बहुत कम बच्चों को पता है, कि बहुत कम लोगों को पता है दैट फॉलोअप्स आर ऑफ 7 टाइप्स. फॉलोअप्स की यही 7 टाइप्स होती हैं. इसके अलावा आपको कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं आ सकता. मतलब टाइप जो है वो यही रहती है. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है ओपिनियन बेस्ड. इसमें वो आपको अपनी ओपिनियन पूछ सकता है, लाइक डू यू थिंक फेस्टिवल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अ पर्सनस लाइफ. दिस इज़ योर ओपिनियन. आपको इसमें अपना ओपिनियन प्रोवाइड करना पड़ेगा. सेकेंड क्वेश्चन इज कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट. इसमें वो क्वेश्चन पूछ सकेगा जिसमें बेसिकली कोई कंपैरिजन होता हो, लाइक which is more beneficial, gym or morning walk. You have to compare the things. Third is cause and effect. इसमें कुछ भी किसी भी चीज़ का cause और effect पूछ सकते हैं, like why the pollution is increasing day by day, what are its effects. कुछ भी इस तरीके का पूछ सकते हैं. Past question, जिसमें वो past के बारे में बात कर सकते हैं, like do you think that the eating habits of the people have changed as compared to the past, या how the eating habits of the people have changed as compared to the past. Futuristic questions हो सकते हैं, like do you think that in future the computers will replace the teachers. Futuristic question. Evaluation के basis में you have to evaluate the things. जैसे some people believe that countryside is more beneficial for the growth of children. Do you agree with this? Evaluate. You have to evaluate the things. And in last type, हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस होते हैं जो इमेजिनेशन के बेसिस पे होते हैं. जैसे वो कोई सिचुएशन देगा जिसमें वी हैव टू इमेजिन. जैसे उसने बोला कि इफ़ यू आर गिवन अ चांस टू विजिट अ पर्टिकुलर कंट्री, वेयर यू वुड लाइक टू गो. सो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन मीन्स यू हैव टू इमेजिन. सो दीज आर द 7 टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच आर बीइंग आस्क्ड इन पार्ट थर्ड. एंड रिमेंबर अगैन कि जो पार्ट थर्ड है, ट्राई टू इलेबोरेट इट मोर. इसी के ही ज़्यादा बैंड्स मिलते हैं. एंड पार्ट थर्ड जो है वही प्रॉब्लमैटिक पार्ट है सभी स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज दे बिलीव कि पार्ट थर्ड में ही एग्जामिनर उनको हर क्वेश्चन में
रिपीट करके रिफ्रेश करके चीज़ें पूछता है। सो वो यही रीज़न है क्यों पूछता है, यही रीज़न है उसका, बिकॉज वो उस आंसर से सेटिस्फाई नहीं हो पाता। यू हैव टू, अगर आप पूरी लेंथ देते हो, लाइक अगर आप पूरा उसको एक्सप्लेन करते हो, एक्सपैंड करते हो अपने आंसर को, तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि वो आपको फर्दर उसी क्वेश्चन को रिफ्रेश करके पूछे। एक लास्ट थिंग जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कम लोगों को ये चीज़ का पता है, एक अनअवेयर फैक्ट है। जो पार्ट 3 होता है ना, बेसिकली वो एग्जामिनर्स ने अपने अकॉर्डिंग डिवाइड करा होता है। जैसे पार्ट 3 फॉलोअप्स के ना उसने 3 सेट बनाए होते हैं। जैसे सपोज करो पार्ट 1, या हम उसको सेट 1 बोल देते हैं, सेट 1, सेट 2 एंड सेट 3। ये 3 क्वेश्चंस के सेट एग्जामिनर ने पार्ट 3 में बनाए होते हैं। सेट 1 इज़ ईजी, मतलब इस सेट में वो इजी क्वेश्चनिंग करता है स्टूडेंट से। सेट 2 जो है दैट इज़ टफ, नॉट टफ, दैट इज़ डिफ़िकल्ट। इजी था, सेट 2 जो है क्वेश्चंस का वो डिफ़िकल्ट होता है। एंड सेट 3 इज़ द मोस्ट टफेस्ट। ये 3 सेट एग्जामिनर्स ने मतलब बनाए होते हैं। अब व्हाट एग्जामिनर डू इज़, जब अगर किसी स्टूडेंट को, इफ़ अ स्टूडेंट इज़ आस्क्ड दिस और दिस सेट 1 एंड सेट 2, अगर वो उसको सेट 1 और सेट 2 से क्वेश्चंस पूछेगा ना, इट मीन्स ईजी और डिफ़िकल्ट वाले क्वेश्चन, मीन्स वो बच्चा कितने बैंड डिज़र्व करेगा, 5 to 6 बैंड्स। Because the level of the proficiency of each student is perceived by the examiner from the introduction part and cue card. So जो आपकी proficiency है ना, your language proficiency, वो जज कर लेता है एग्जामिनर पार्ट 1 से और पार्ट 2 से, और पार्ट 3 में वो उसी के अकॉर्डिंग ही उससे क्वेश्चन पूछता है। अगर तो स्टूडेंट, if a student deserve 5 to 6 bands, he will ask him questions from set 1 and set 2. सेट 3 से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बिकॉज इट इज़ द टफेस्ट पार्ट। बच्चा स्टिल फॉल्टर करेगा, सो वो नहीं पूछेगा। बट इफ़ अ पर्सन डिजर्व्स मोर देन 6 बैंड्स, वो उसको सेट 2 और सेट 3 पूछेगा, सेट 1 नहीं पूछेगा। सो ये जो चीज़ है ये बेसिकली एग्जामिनर्स के लेवल की है, बट यू नीड टू रिकॉग्नाइज कि अगर आपको क्वेश्चन डिफ़िकल्ट और टफ आते हैं, मतलब बहुत टफ पूछता है फॉलोअप्स में, इट मीन्स आपके बैंड 6 से ज़्यादा डिज़र्व आप करते हो। सो वो बाकी डिपेंड करता है, आपके स्कोर्स डिपेंड भी करते हैं फॉलोअप्स के ऊपर भी। सो फॉलोअप्स का बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, बिकॉज इसमें मैं अगैन बोल रही हूँ, ट्राई टू एक्सपैंड आंसर्स बाय गिविंग एग्जाम्पल्स, और इस पार्ट में उसको सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है। Rest, thank you very much for watching my video, and again I will come with a lot of videos with a lot of new stuff. For the time being, subscribe my channel and keep watching. Thank you.